आप सबका स्वागत है बैंक के साथी यूट्यूब चैनल पर। आज जो हम कवर करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स कवर करेंगे थर्ड वीक ऑफ जनवरी का। और इस वाले वीडियो में जो कवर रहेगा वो बैंक अवेयरनेस कवर रहेगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम पहले न्यूज़ में पढ़ते हैं आरबीआई न्यूज़। तो आरबीआई ने डिसाइड किया है कि आरबीआई जो है कंडक्ट करने वाला है वीआरआर ऑक्शन, मतलब वेरिएबल रेट रेपो ऑक्शन। और ये किया जाएगा कि जो बैंक का जो लिक्विडिटी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए, अगर बैंक के पास कैश कम है तो वो कैश प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वेरिएबल रेट रेपो ऑक्शन किया गया है। हम इसके बारे में समझने से पहले हम ये समझते हैं क्या होता है रेपो रेट। रेपो रेट के अंतर्गत जो बैंक है वो लैंड करता है आरबीआई को, और रिवर्स रेपो रेट के अंतर्गत जो आरबीआई है वो लैंड करता है बैंक को। तो अभी जो रेपो रेट चल रहा है करंटली वो 6.5% चल रहा है। और अगर रिवर्स रेपो रेट की बात करें तो ये भी सेम ऐसे ही होता है। सॉरी, जो वेरिएबल रेपो रेट है ये भी कुछ ऐसे ही होते जैसे रेपो रेट होता है, जिसके अंतर्गत जो है बैंक लैंड करता है आरबीआई को ही। लेकिन इसमें एक कैच है कि अब आरबीआई बोलता है कि मैं मेरे पास इतना पैसा है और आप उसके ऊपर ऑक्शन लगाओ, उसके बेसिस पे मैं आपसे जो है पैसे लूँगा। इसका एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल लेते तो आप अच्छे से समझ पाओगे। अब मान लेते हैं कि आरबीआई है और आरबीआई के पास जो है 2.5 लाख करोड़ रुपीज़ है, ठीक है? आरबीआई ने बोला है कि डेली ऑक्शन किया जा रहा है, ठीक है? तो इसमें मान लेते हैं कि आज क्या तारीख है? आज है 24 तारीख, तो 24 जनवरी को आरबीआई ने बोला है कि मैं जो पैसे रख रहा हूँ वो 2.5 लाख रुपीज़ 2.5 लाख करोड़ रुपीज़ रख रहा हूँ, ठीक है? तो इसके बाद जो बैंक है वो पैसे लगाएगा। मेरे आरबीआई बोलेगा मेरे पास इतने पैसे पड़े हुए हैं और अब बैंक जो है आप ऑक्शन लगाओ। तो अब बैंक जो है डेली बेसिस पे ऑक्शन लगाएगा। मान लीजिए कि एसबीआई ने ऑक्शन लगाया कि मुझे जो है 1.5 लाख रुपए चाहिए और मैं जो है इसके बदले में इंटरेस्ट दूँगा 5% का। उसके बाद मान लीजिए कि एचडीएफसी आया और एचडीएफसी ने बोला कि मेरे को भी 1.5 लाख रुपीज़ ही चाहिए और मैं जो है इंटरेस्ट देने वाला हूँ आपको 5.5% का। उसके बाद आईसीआईसी बैंक आया और आईसीआईसी ने भी बोला कि मैं जो है आपको दूँगा 1.5 लाख रुपए चाहिए मुझे और मैं जो आपको इंटरेस्ट दूँगा वो दूँगा 6% का। तो इस केस में आरबीआई क्या करेगा, उसके बाद देखेगा कि कौन जो है ज़्यादा इंटरेस्ट दे रहा है और उसको जो है पैसे सौंप दिए जाएँगे। अब इस केस में जो है आईसीआईसी बैंक ने जो है सबसे ज़्यादा पैसे दिए हुए हैं, 1.5 लाख करोड़ रुपए के बदले जो है 6% इंटरेस्ट देने के लिए रेडी है। तो इस केस में जो है आरबीआई आईसीआईसी बैंक को जो है पैसे सौंप देगा 1.5 लाख रुपीज़। और बाकी का जो 1 लाख रुपए है, अगर कोई भी दूसरा बैंक आता है, मान लीजिए एक्सिस बैंक आ गया और उसने बोला कि मैं कुछ 6% के इंटरेस्ट में जो है 1 लाख रुपए लेना चाहूँगा, तो उस केस में एक्सिस बैंक को जो है वो पैसा दे दिया जाएगा, ठीक है? तो ये तो 24 जनवरी की बात की गई, तो उसके बाद जो है 25 जनवरी को वापस से ऑक्शन होगा। तो ऐसे ही आरबीआई डेली बेसिस पे जो है ऑक्शन करता है और बैंक जो है पैसे लगाते हैं इसके ऊपर। तो अगर इसकी बात करें तो ये पहली बार जो इसका ऑक्शन स्टार्ट हुआ था वो हुआ था 16 जनवरी 2025 से। और ये जो है ऑक्शन एक तरह का शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी देने का काम करता है बैंक को, जो कि 14 दिन के लिए ही रहता है। और ये जो वीआरआर ऑक्शन है इसके अंतर्गत जो भी इसका इंटरेस्ट रेट होता है वो लोअर देन द रेपो रेट होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि रेपो रेट अभी कितना है, 6.5% है। तो इसका मतलब जो भी बैंक है इसकी कम ही जो है इंटरेस्ट रेट लगाने वाली है, मतलब 6.5 के ही कम लगाएगी, 6 लगाएगी, 5 लगाएगी, 5.5 लगाएगी। तो ऐसे करके जो है इंटरेस्ट रेट लगाने वाली है बैंक। और आरबीआई के पास जो भी फंड पड़ा है उसमें से जो है बैंक को पैसे दिए जाएंगे, ठीक है? तो आरबीआई के पास जैसे मान लीजिए कि 24 जनवरी को मैंने बोला कि 2.5 लाख करोड़ रुपीज़ पड़े, तो इसके अगेंस्ट में बैंक जो है अपना पैसा उठा सकती है और आरबीआई उसके अगेंस्ट में जो है इंटरेस्ट रेट ले सकता है 14 दिन तक। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। वीआर जो है जो 14 दिन तक ही रहता है। और सीआरआर की बात करें तो सीआरआर जिसको कैश एज़ अ रिसीव बोला जाता है, इसके अंतर्गत बैंक जो है अपना पैसा, जो भी सरप्लस पैसा है या बैंक को एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पैसा जो है आरबीआई के पास डिपॉज़िट करना पड़ता है। अभी जो है इसका रेट 4% चल रहा है। अगर मान लीजिए बैंक के पास ₹100 है, तो उसमें से ₹4 जो है आरबीआई के पास जमा करने पड़ते हैं, ठीक है? ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। और ये करने का कारण ये है कि बैंक कोई आपदा में फँस जाए तो आरबीआई उसके टाइम पे जो है पिक्चर में आ पाए, उसी के लिए जो है आरबीआई के पास पैसे जमा रखे जाते हैं सीआर के अंतर्गत, ठीक है? तो ये आपको समझ आ गया हो वीआरआर क्या है? वीआरआर के अंतर्गत जो है बैंक जो है लोन ले सकता है लेसर देन द जो रेपो रेट है उसके, और 14 दिन तक ये एप्लीकेबल है। और इसके बेसिस पे जो है अभी ऑक्शन भी हो रहे हैं डेली बेसिस पे। और इसकी ऑक्शंस की डेट जो है चालू हुई थी जनवरी 16 2025 से। ये डेट आपको याद रखना है। अब इसका हम बैकग्राउंड समझते हैं किस कारण की वजह से आरबीआई ने जो है ये रेट रखा गया था, ठीक है? तो ये रेट चेंज करने का क्या कारण है, हम उसको कवर करता है। तो ये रेट देख सकते हो, आरबीआई को ऑलरेडी पता लग गया था, ये बैंकिंग सिस्टम को ऑलरेडी पता लग गया था कि बैंक का जो लिक्विडिटी है वो कम होते जा रहा है, मतलब कैश जो है वो कम होते जा रहा है। जिसकी वजह से जो सीआरआर भी है आरबीआई ने 4% रखा गया था। और वो लोअर किया गया था 2 ट्रांचेस में, मतलब एक तो दिसंबर 14 और 28 दिसंबर 2024 में ऑलरेडी सीआरआर कम कर दिया था। और अब जो मॉनेटरी पॉलिसी आई है उसके अंदर तो 4% ही रख दिया गया है। और उसके बाद देखें तो ऑलरेडी आरबीआई ने 2.09 लाख करोड़ रुपीज़ जो है बैंकिंग सिस्टम में निकाला है। और अब जो है फाइनली 16 जनवरी को जो है वीआरआर के थ्रू जो है ऑक्शन करते
जा रहा है। अब ये सबसे बड़ा कारण क्या है जिसकी वजह से ये जो पैसे की कमी पड़ गई है बैंकिंग सिस्टम में? तो इसका कारण यही बताया जा रहा है कि आरबीआई ने इंटरवेंशन किया था फॉरेन एक्सचेंज में बैंकिंग के, जिसकी वजह से जो है ये लिक्विडिटी प्रॉब्लम हुई है। और अगर बात करें कि जो फॉरेक्स रिजर्व है इंडिया का, वो 10 मंथ लो था एज़ 3 जनवरी 2025 में। तो ये चीज़ की वजह से ही जो है आरबीआई अब जो लिक्विडिटी है बैंक का प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए आरबीआई जो है पैसे निकाल रहा है बाय यूजिंग वीआरआर के थ्रू, वीआरआर ऑक्शन के थ्रू। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आरबीआई न्यूज़ में बढ़े तो आरबीआई अमेंड कर रहा है फेमा एक्ट को, जिसके अंतर्गत जो भी फेमा एक्ट है ये प्रमोट करेगा इंडियन रुपी को, हमारे इंडियन रुपी को प्रमोट करेगा और जो लोकल करेंसी है उसको प्रमोट करेगा इंटरनेशनल ट्रेड में। और ये करने का सबसे बड़ा कारण यही है कि जो इंडियन रुपी है उसका जो है डिप्रिसिएशन चालू हो गया था, जिसकी वजह से ये किया जा रहा है। इसके अंतर्गत कुछ की चेंजेस है उसको कवर करते हैं। इसके अंतर्गत बोला गया है कि जो भी ओवरसीज ब्रांचेस ऑफ इंडियन बैंक्स है, अब मान लीजिए कोई एसबीआई का ब्रांच जो है यूएसए में खुला हुआ है, तो अगर वो यूएसए में खुला हुआ है तो उधर के जो भी पर्सन है, जो भी एनआरआई है, वो अपना जो पैसा है वो इंडियन रुपी में रख सकते हैं। इंडियन रुपी जो अकाउंट है इधर, ठीक है, तो एसबीआई के जो अकाउंट रहेगा उधर इंडियन रुपी अकाउंट में भी वो पैसा रख सकते हैं। जो भी इंडिविजुअल और एंटिटीज है, जो बिजनेस है वो, ठीक है, और वो पैसा जो है इंडिया के जो फैमिलीज है वो इन टर्म्स ऑफ रेमिटेंस के थ्रू भेज सकते हैं, या कि जब वो इंडिया में आए तो उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो ऐसा कुछ कहना है आरबीआई का। उसके बाद नेक्स्ट ये कहना है कि नॉन रेजिडेंस सेटलमेंट हो सकता है। अब जो भी नॉन रेजिडेंशियल है वो ट्रांज़ैक्शन करना चाहे यूजिंग द बैलेंस इन जो इंडियन रूपी अकाउंट है यहाँ पे, ठीक है? तो वो कर पाएँगे बाय यूजिंग स्पेशल नॉन रेजिडेंस रूपी अकाउंट और स्पेशल रूपी वास्तुर अकाउंट के थ्रू। तो इसके बारे में हम आगे समझते हैं। ये 2 पॉइंट जो है इसके बारे में हम आगे समझते हैं क्या होता है ये दोनों। तो जो स्पेशल नॉन रेजिडेंशियल रूपी अकाउंट है इसके अंतर्गत अलाउ करता है जो भी नॉन रेजिडेंशियल है और उनका जो बिजनेस अगर हमारे इंडिया के इंटरेस्ट के हिसाब से है तो वो इंडिया का रुपी होल्ड कर सकते हैं 7 साल तक, मैक्सिमम 7 साल तक जो है वो इंडियन रुपी का जो फंड है वो होल्ड कर सकते हैं। और इस केस में 2 कंट्रीज ऐसी है जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश, अगर इनको अगर ये अकाउंट खोलना है स्पेशल नॉन रेजिडेंस रुपी अकाउंट, तो उस केस में उनको आरबीआई का अप्रूवल लेना पड़ेगा, तभी जो है ये एप्लीकेबल है, ठीक है। नेक्स्ट जो है स्पेशल रुपी वास्तुर अकाउंट की बात करें तो जैसे पता होगा कि वास्तुर अकाउंट में होता क्या है कि फॉरेन बैंक जो है इंडियन रुपी करेंसी रख सकते हैं। तो इसमें विदेशी बैंक जो है इंडियन रुपी जो करेंसी रख सकते हैं, ऐसे याद रखना होता है वास्तुर अकाउंट को। तो जो स्पेशल वास्तुर अकाउंट है ये लॉन्च किया गया था जुलाई 2022 में, और ये जो डोमेस्टिक बैंक है इस ये जो है हेड किया गया था, और ये जो है फॉरेन बैंक्स जो भी रहते हैं वो इंडियन रुपये में पैसा रख सकते हैं, इसी के लिए जो है स्पेशल वास्तुर अकाउंट बनाया गया था। इसके अंतर्गत बोला गया है कि जो भी पार्टनर कंट्री बैंक्स है वो अप्लाई कर सकते हैं बाय ऑथराइज इंडियन बैंक के थ्रू, और उनको फॉलो करना पड़ेगा फाइनेंशियल टास्क फोर्स का रेगुलेशन, जिसकी वजह से जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग केसेस होते हैं वो ना हो पाए। तो उसी के कंप्लायंस के लिए ये FATF रेगुलेशन किया गया है। अब ये जो ट्रेड एग्रीमेंट है इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जो आरबीआई का जो रुपी है वो बढ़ेगा, और ऑलरेडी ये ट्रेड एग्रीमेंट यूएई, इंडोनेशिया और मालदीव के साथ किया गया हुआ है, ठीक है। जिसके से जो लोकल करेंसी है जो इंडियन रुपी है उसके थ्रू ट्रांजेक्शन हो पाए, या यूएई का जो डीराम है उसके थ्रू ट्रांजेक्शन हो पाए, ऐसा कुछ करने के लिए आरबीआई ने ऑलरेडी 3 कंट्री के साथ जो है ये एमयू साइन किया हुआ, ये भी चीज़ आपको ध्यान देनी है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट न्यूज़ चलता है, तो नेक्स्ट न्यूज़ लॉन्चेस के ऊपर है, जो कि पहला आ रहा है कि पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक ने जो है ये पहला साइबर हैकाथॉन जो है 2024-25 का लॉन्च किया है। अब हैकाथॉन के अंतर्गत क्या होता है कि एक तरह से प्रॉब्लम बताई जाती है और उसके हिसाब से जो भी सॉल्यूशन है एक्सपर्ट या इनोवेटर्स देने का काम करते हैं, और उसके बाद वो सॉल्यूशन देने के बाद उनको कुछ ना कुछ कैश एज अ कैश के तौर पे जो है प्राइज मनी भी दी जाती है। तो ये जो है हैकाथॉन पहली बार पीएनबी लॉन्च कर रही है विद थीम ऑफ कोड अगेंस्ट मालवेयर। इसका मतलब क्या हुआ, कोड अगेंस्ट मालवेयर, इसके थीम से ही आपको बहुत सारी चीज़ें पता लग गई होगी कि ये जो है एक तरह का हैकाथॉन होने वाला है, जिसके अंतर्गत जो भी बैंकिंग सेक्टर है उसमें साइबर सिक्योरिटी एनहांस करने का काम करेगा, और जो भी इनोवेटर्स हैं उनको बोला गया है कि ये जो है सॉल्यूशन देंगे फॉर डिटेक्टिंग, मिटिगेटिंग एंड प्रिवेंटिंग जो भी मालवेयर अटैक्स रहते हैं फाइनेंशियल या बैंकिंग सेक्टर में, उसको सॉल्व करने का काम करेगा। जिसके अंतर्गत जो भी विनर रहेगा उसको 11 लाख रुपए दिए जाएंगे, और जो भी सॉल्यूशन रहेगा वो इम्प्लीमेंट होगा पीएनबी के पास, ठीक है। तो जो पंजाब नेशनल बैंक है इधर जो है इम्प्लीमेंट करने का मौका मिलेगा, ऐसा कुछ कहना है पीएनबी का। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से, जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा बोल रहा है कि ये एक तरह का लिक्विफाइड एफडी स्कीम लॉन्च किया है।
अभी लिक्विफाइड एफडी स्कीम है क्या? अब लिक्विफाइड एफडी स्कीम के अंतर्गत ये जो है लिंक रहेगा सेविंग अकाउंट के साथ। अब सेविंग अकाउंट में ही पैसा पड़ा रहेगा, उसके बाद कुछ सर्टेन अमाउंट अगर हो गया तो उस केस में वो एफडी के तौर पे बन जाएगा और उनको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो एफडी के तौर पे ही मिलेगा। और इसमें जब भी पैसे की नीड होगी तो वहाँ एफडी से जो है वो पैसा वापस से सेविंग अकाउंट में आ जाएगा। ऐसा कुछ कहना है, बीओबी का ऐसा कुछ अकाउंट बना रहे हैं जिसके अंतर्गत जो इंटरेस्ट रेट है वो जो है फिक्स जो इंटरेस्ट रेट है वो कमा पाएंगे, जो कि ज़्यादा रहने वाला जो सेविंग अकाउंट में जो रहता है उससे, और जो बेनिफिट होगा वो भी अच्छा खासा होने वाला है। अगर इस अकाउंट के बारे में पढ़े तो इस अकाउंट में मिनिमम 5,000 रुपये जो है जमा कर सकते हैं और इसमें कोई लिमिट नहीं है मैक्सिमम, और 1,000 रुपये करके जो है इसमें डिपॉजिट हो सकता है। इसकी ड्यूरेशन रहने वाली है वो 12 से 60 महीने तक रहने वाली है। इसका मतलब 1 साल से 5 साल तक इसकी ड्यूरेशन रहने वाली है और इसमें जो इंटरेस्ट रेट लगेगा वो 4.25% से लेके 7.15% तक रह सकता है। और सीनियर सिटीजन की बात करें तो सीनियर सिटीजन को जो है एक्स्ट्रा जो है पैसे दिए जाएंगे, जो कि बोला जा रहा है 7.30% दिया जाएगा। और इसमें प्री मैच्योर विड्रॉल में भी कुछ विड्रॉ पेनल्टी है, आप यहाँ से वो चीज़ पढ़ सकते हो। और वैसे भी ये जो मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ इलेक्शन पॉइंट में आता है और यहाँ से क्वेश्चन पूछ जाना बहुत मुश्किल है, बट क्या पता कभी पूछ लिया जाए, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे डाला हुआ है, ठीक है। बट अगर आप याद कर पा रहे हो तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं कर पा रहे हो तो कोई इशू नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाना बहुत मुश्किल होता है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आईडीबीआई बैंक के ऊपर बढ़े तो आईडीबीआई बैंक ने लॉन्च किया है सरन जीवी सुपर सीनियर सिटीजन एफडी स्कीम। अब ये जो है एफडी स्कीम हायर इंटरेस्ट रेट देगा और गारंटी रिटर्न देने का काम करेगा जो भी सुपर सीनियर सिटीजन है। सुपर सीनियर सिटीजन कौन होता है? जो 80 प्लस होता है उनको सुपर सीनियर सिटीजन बोला जाता है। तो इनके लिए ही जो है ये एफडी स्कीम लॉन्च की गई है, जिसके अंतर्गत आप देख सकते हो ये जो है एफडी स्कीम ये सिमिलर इंटरेस्ट रेट होने वाला है जो उत्सव एफडी स्कीम लॉन्च किया था आईडीबीआई ने ही, ठीक है। तो ये आप इंटरेस्ट रेट यहाँ से देख सकते हो जो कि ऑलरेडी मैंने इधर मेंशन भी किया हुआ, ये लेस इंपॉर्टेंट पॉइंट में आता है, तो इसको भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। और नहीं पढ़ सकते हो तो कोई बात नहीं, वैसे तो इसको स्किप ही करना चाहिए बिकॉज हर एक बैंक अलग अलग इंटरेस्ट रेट डिसाइड करता है और उसके बाद इंटरेस्ट रेट देता भी है, लेकिन एग्जाम में कभी इंटरेस्ट रेट नहीं पूछा जाता। तो आप इसको सीधे स्किप कर सकते हो, कोई इशू नहीं। बट कोई कोई पर्सन ऐसे होता है या कोई कोई एस्पिरेंट ऐसे होते हैं जो कि मेरे को बोलते हैं कि सर आपने ये नहीं करवाया वो नहीं करवाया, तो मेरा काम है कि मैं कंटेंट देने के लिए, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको कंटेंट प्रोवाइड किया हुआ है, लेकिन लेसन पॉइंट है यहाँ पे लिख के दिया, तो आप उसको सीधे स्किप करो, कोई इशू नहीं, यहाँ से आप सीधे इसको स्किप कर सकते हो। बट आपको एक पॉइंट याद रखना है कि ये जो उत्सव एफडी स्कीम है उसके बराबर ये आईडीबीआई का जो सरंजीवी सीनियर सिटीजन स्कीम है इसका रेट होने वाला। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट लोन के ऊपर बढ़े तो कुछ लोन जो है प्रोवाइड किए गए हैं और वो 2 तरह के लोन जो है प्रोवाइड किए गए हैं वो कवर करते हैं। एक है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेट लिमिटेड जिन्होंने 120 बिलियन जापानीज़ यान दिया है और ये जो जापानीज़ यान दिया है ये सपोर्ट करेगा रिन्यूएबल एनर्जी जो प्रोजेक्ट है हमारे इंडिया में उसको, जिसके अंतर्गत जो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन है इन्होंने पार्टनर किया है जो जापानीज बैंक है इनके साथ, जापान का जो JBI कॉर्पोरेशन बैंक है इनके साथ, ठीक है। तो ये इनके साथ पार्टनर किया है और ये जो है जापान का जो बैंक है ये कुछ 72 बिलियन जापानीज यान देने का काम करेंगे और बाकी जो रेस्ट जो है कमर्शियल बैंक ये देंगे, ठीक है। तो इस चीज़ आपको ध्यान देनी है। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लोन इशू किया है 31,802 करोड़ रुपीज़ का और ये किया गया है जो BPCL रिफाइनरी है बीना मध्य प्रदेश में इसको इस्टेब्लिश करने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है कि बीना मध्य प्रदेश में जो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का एक रिफाइनरी बनने वाला है जिसमें SBI ने फंडिंग दी है कितना 31,802 करोड़ रुपीज़। ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये SBI का जो SBI क्लर्क और SBI PO का एग्जाम होने वाला है वहाँ पे आपको यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि SBI के एग्जाम में जो है SBI से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, तो SBI के जो भी न्यूज़ होते हैं उसमें आपको ज़्यादा ध्यान देना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जीडीपी प्रेडिक्शंस। तो जीडीपी प्रेडिक्शन में पहले तो वर्ल्ड बैंक की तरफ से चले तो वर्ल्ड बैंक ने 6.7% का प्रेडिक्शन मारा है फॉर फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए। और ये जो है बताया गया है वर्ल्ड बैंक ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट के अंतर्गत फॉर जनवरी 2025, जिसके अंतर्गत इंडिया की जो जीडीपी है वो प्रेडिक्ट की गई है 6.7% फॉर फाइनेंशियल ईयर 2026-27। ये तो मैंने आई थिंक आपको ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट PHD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने जो प्रेडिक्शन मारी है इस पर 6.8% मारी है फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025। और जो ये प्रेडिक्शन मारी है इसके अंतर्गत एक रिपोर्ट भी रिलीज किया गया है जिसमें ये बताया गया है जिसको इकोनॉमिक आउटलुक 2025 बोला जा रहा है, जिसमें इंडिया का बोला जा रहा है कि इकोनॉमी जो है 4th लार्जेस्ट होने वाला है 2026 तक, जो कि सरपास कर जाएगा जापान को भी। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट चलते हैं, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने जीडीपी प्रेडिक्शन मारी है 6.4% मारी है फॉर फाइनेंशियल 2025।
और अगर सितंबर की बात करें तो 7% मारी थी सितंबर 2024 में, और 23-24 में जो 8.2% रखी थी। इसके साथ ही जो सीपीआई इन्फ्लेशन है, जिसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी बोला जाता है, इसमें जो प्रेडिक्शन मारी है वो 4.8% मारी है, जो कि आरबीआई का जो प्रेडिक्शन है उसके बराबर है, जो आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी रखी थी, और उसके बारे में ऑलरेडी पिछले हफ्ते ही बताया था, तो उसके बराबर है। आप वो वीडियो देख सकते हो, या तो वो जो पीडीएफ है आप उस तरह से भी कवर कर सकते हो। नेक्स्ट कवर करते हैं अदर्स इन न्यूज़ में, जिसमें पहला न्यूज़ आ रहा है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया ने मैंडेट कर दिया है यूज़ ऑफ बैंक एसिड ऑक्शन नेटवर्क। और ये किया गया है कि जो भी ऑक्शन है अब जो है ऑनलाइन बेसिस पे होंगे, ठीक है, और ये स्टार्टिंग होगा 1 अप्रैल 2025 से। अब इसका एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल लेते हैं, तो आप पूरा का पूरा केस समझ सकते हो क्या होने वाला है। अब मान लीजिए किसी पर्सन ने कुछ अपना जमा दिया हुआ है। अब मान लीजिए तो प्रॉपर्टी किसी ने कोलैटरल के तौर पे जमा दी है लोन लेते समय। तो वो जो है लोन नहीं चुका पाया, उसके बाद उसका जो है प्रॉपर्टी ऐसे का ऐसे पड़ा हुआ है। तो पहले क्या होता था कि उसको जो है ऑफलाइन बेसिस पे बेचना पड़ता था। अब वही चीज़ जो नहीं बेच पा रहे हैं ऑफलाइन बेसिस पे, और अब जो है उसको ऑनलाइन लिस्ट करना चाहते हैं, तो वो ऑनलाइन लिस्ट कर पाएँगे बाय बैंक एसिड ऑक्शन नेटवर्क में, जहाँ पे जो भी प्रॉपर्टी है वो बेचा जाएगा। तो ऐसे ही कुछ बोला, वैसे ही कुछ आप देख सकते हो, यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि ये जो है अनसोल्ड जो भी एसिड है उसको ऑनलाइन लिस्ट कर सकते हैं। एफिशिएंसी, अकाउंटेबिलिटी और बायर एक्सेस, एड्रेस इशू जो भी कुछ है वो जो है सॉल्व हो जाएगा इस ऑक्शन में, ठीक है? तो ये सब इसका एम रहने वाला है। अब ईबे ट्रे क्रे की बात करें तो डिजिटल प्रॉपर्टी लिस्टिंग है, और एक तरह पे ई ऑक्शन प्लेटफॉर्म है बैंक्स के लिए और लैंडिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए। तो इसको जो है 2019 में लॉन्च किया था, जिसका काम रहता है कि जो भी एनपीए है उसको रिकवर करने के लिए, ठीक है? और एनपीए लोन्स आपको पता होगा कि जब कभी लोन नहीं चुका पाता 90 दिन तक, तो वो जो है एनपीए बन जाता है, और उनका जो भी कोलैटरल है वो बैंक के पास जमा हो जाता है, और वो बैंक के पास जमा होने के बाद ऑफलाइन बेचना बहुत मुश्किल हो जाता है। और अगर ऑनलाइन बेचा जाए तो उस केस में ज़्यादा लोगों को पता लग पाएगा, तो जिसकी वजह से ये जो है प्लेटफॉर्म बनाया गया था 2019 में, और अब जो है इस प्लेटफॉर्म का नाम चेंज करके बैंक एसिड ऑक्शन नेटवर्क कर दिया गया है, ठीक है? नेक्स्ट करंट अफेयर्स में बढ़े तो नेक्स्ट करंट अफेयर्स भी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया की तरफ से आ रहा है कि इन्होंने एक्सटेंड कर दिया डेडलाइन फॉर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स के लिए। और ये डेडलाइन एक्सटेंड किया गया है कि ये जो भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो भी लिक्विडेशन है उसको कर पाए बाय 31 मार्च 2025 तक। और पहले जो है इसका डेडलाइन 30 सितंबर 2024 दिया गया था, उसके बाद 31 दिसंबर 2024 दिया गया था, और अब जो है 31 मार्च 2025 जो है दिया गया है। तो ये देने का कारण यही है कि उनका जो टेक्निकल इश्यू है वो सॉल्व हो पाए, और जो भी लिक्विडेशन या तो जो इंसॉल्वेंसी एजेंसी है वो राइज़ करता था प्रॉब्लम, वो सब कुछ सॉल्व हो पाए। उसके से जो है ये जो है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो है बोला गया है लिक्विडेशन और वॉलंटरी लिक्विडेशन करने के लिए। अब इसके बारे में पढ़े क्या है ये आईपी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स कौन होता है? ये वो प्रोफेशनल्स होते हैं, लाइसेंस प्रोफेशनल्स होते हैं, जो कि इंडिविजुअल या जो कंपनी अपना डेब्ट पे नहीं कर पाती है और अपना जो भी कोलैटरल है उसको सेल करना चाहती है, तो वो अपना सेल इनके थ्रू कर सकती है, आईपी के थ्रू कर सकती है। और इनका काम रहता है कि जो भी एसिड है वो बेचा जाए, उसके अगेंस्ट में जो भी मीटिंग वीटिंग करवानी हो, या पार्टी के बीच में जो भी एग्रीमेंट होनी चाहिए वो फेयर तरह से हो, ये सब देखने का काम इन आईपी का ही रहता है। तो ये हो गया हमारा वीकली करंट अफेयर्स बैंक अवेयरनेस का 3rd वीक ऑफ जनवरी का। मैं होप करता हूँ जो मैंने आपको समझाया आपको समझ आया। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और इस वीडियो को एम करते हैं 5 लाख का, और 5 लाख हो गया तो इसके बाद जो है नेशनल का वीडियो आ जाएगा। तो अभी के लिए हम इतना रखते हैं, और ऐसे कंटेंट देखते रहने के लिए सब्सक्राइब टू माई चैनल।